तो चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसमें अभी तक हम लोगों ने कल बात करी थी, थोड़ा सा पढ़ लिया था मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, और ईएमआई की शुरुआत फैराडे लॉ और लेंज लॉ से करी, है ना। एक बार हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? किसी एक सरफेस एरिया से, है ना, उस सरफेस एरिया के नॉर्मल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, पास हो रही हैं, उनका जो नंबर है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसे ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं ना, उनकी संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वह संख्या जो एक सतह से उसके लंबवत पास हो रही है ना, तो उसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। यहाँ पर मान लो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है क्या, और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई या फाई बी से, ठीक है। और फाई बी इक्वल टू क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा इससे पहले, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स क्या होता था, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए या ई ए, है ना, ई इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। वैसे यहाँ मैग्नेटिज्म में घुस गए, है ना, चुंबक में घुस गए, चुंबकीय फ्लक्स आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, ठीक है, बी ए ऑलवेज। अब यही इसी में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर सरफेस किसी एंगल से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके किसी एंगल पे रखा हुआ है ना, मतलब एरिया वेक्टर का क्षेत्रफल सदिश का मैग्नेटिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल बन जाए, लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से अगर रख करें, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके आपका कोई सरफेस रखा हुआ है, ठीक है। ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है क्या, ये है थीटा, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर फाई कितना होगा, बी ए cos थीटा, क्योंकि आपको पता है ये ए की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इसका थीटा का जो ये वाला कंपोनेंट है, थीटा के नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, cos थीटा। ये हो गया a cos थीटा, तो फाई क्या बनेगा, b a cos थीटा, कि हमको वो एरिया वेक्टर रखना होता है जो नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो फाई इक्वल टू b a cos थीटा, जिसको आप आल्सो लिख सकते हो फाई बराबर b डॉट a, ठीक है, ओके, यही है। तो इसी को हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यही अगर हम जनरल फॉर्म की तरफ जाएं, है ना, और हम बोले कि हमने एक एरिया लिया, ठीक है, इसको जरा रख करें, जनरल फॉर्म क्या थी कि हमने एक सरफेस लिया, सपोज दिस इज अ सरफेस, ठीक है, और इसका एक छोटा सा पार्ट हमने काट दिया डीए एरिया, जिसका एरिया है डीए, ठीक है, एंड लेट अस सपोज उसका जो डायरेक्शन है वो ये है एन कैप, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जा रही हैं, वो जिस तरीके से जा रही हैं निकलते हुए, ठीक है, दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई, छोटे एरिया डीए के लिए जो फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा, बड़े एरिया ए के लिए टोटल फ्लक्स फाई, छोटे क्षेत्रफल डीए के लिए छोटा सा फ्लक्स डी फाई, बराबर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बी डीए, लेकिन डीए का कौन एंगल बना रहा है डीए थीटा, तो ये कौन सा होगा, डीए cos थीटा, तो डी फाई बराबर क्या आएगा, बी डीए cos थीटा, ठीक है, ओके। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है,
टोटल फ्लक्स क्या आएगा? अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ये वही है बी डी ए था, तो डी फाई बराबर क्या बन गया, बी डॉट डी ए बन गया। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स, कुल जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन फॉर द होल एरिया, टोटल एरिया सोलर सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने इंटीग्रेशन किया, डी फाई का बराबर इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। ठीक है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी। ये जब आप न्यूमेरिकल में करेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे वहां पर, है ना। तो ये है आपका फाई बराबर बी डॉट डी ए जनरल फॉर्म। एक छोटे से एरिया के एलिमेंट डी एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ठीक है, ओके। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन की बात करें, अगर विमा की बात करें तो क्या थी विमा, कैसे निकाली थी, आपने को पता है Q बराबर F इक्वल टू क्यू वी भी होता है ना, है ना। यहाँ से B की आ जाएगी F अपॉन क्यू वी, है ना, F अपॉन क्यू वी। ठीक है, और E बराबर सॉरी फाई बराबर क्या है, बी ए है, मतलब इसको लिख सकते हैं F अपॉन क्यू वी इंटू ए। फोर्स की कितनी होती है, T-2। अब डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स की होती है MLT-2, एरिया की थी L2 और नीचे Q की क्या होती है, Q इक्वल टू IT होता है, I की A और T की T, तो AT और V की LT-1। ठीक, सबको कंबाइन कर लो, M ही रहेगा, पाई की डायमेंशन इक्वल टू M ही रहने वाला है, L और ऊपर L2, लेकिन नीचे एक और L है तो L2 बचेगा, नीचे T-1 और T+1 दोनों जीरो हो जाएंगे तो बचेगा नहीं T, ऊपर बचेगा खाली T-2 और ये A ऊपर पहुंच जाएगा A-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट यूनिट, अगर हम मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या थी, क्या होगी, यूनिट मात्रक होता है वेबर। वेबर में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ रब किया जाए, रब कर दें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहानी शुरू कहाँ से हुई, जब पहले हम लोगों ने इससे चैप्टर से पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब मूविंग चार्ज मूव करते हैं, यानी आवेश गतिमान होते हैं, आवेश गति करते हैं, तो इलेक्ट्रिक आवेश अगर गति करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। बहुत सारे तरीकों से हमने देखा, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए देखा, सीधे तार के लिए देखा, है ना, एक लूप के लिए देखा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा। अब कहानी वही है ना, विज्ञान है तो फिर लॉजिक वाली बातें आ जाती हैं ना, लॉजिक तो ही, इस बार ये बात लॉजिक बनाती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से चुंबकीय क्षेत्र का कुछ करके, फ्लक्स हमने पढ़ लिया है ना, फ्लक्स हम जानते थे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है किसी सरफेस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वजह से अगर करंट पैदा करा जा सके, है ना, करंट बनाया जा सके, विद्युत धारा बनाई जा सके, तो कैसा होगा। तो इस पर काम कई सारे वैज्ञानिकों ने किया, हेनरी, एम्पियर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैराडे, माइकल फैराडे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे के प्रयोग, फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक कॉइल ली, ठीक है, इन्होंने एक कॉइल ली, ठीक,
कॉपर की एक कॉइल थी, कॉपर की एक कॉइल बनाई, एक कुंडली बनाई, हिंदी में कुंडली कहते हैं, इंग्लिश में कॉइल कहते हैं, और वहां पर एक नीचे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिससे कि उसमें विद्युत धारा नाप पाए, बहुत छोटा करंट भी अगर उसमें पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हम मेजर कर पाए। या कह लो गैल्वेनोमीटर नहीं, एक छोटा सा बल्ब लगा लिया, बल्ब भी लगा सकते हो, उससे ही पता चलेगा, है ना। और सामने की तरफ एक मैग्नेट रख ली, एक चुंबक रख ली, नॉर्थ और साउथ, चाहे नॉर्थ ले लो चाहे साउथ ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक। फिर क्या किया, इस चुंबक को, इस मैग्नेट को, ऑब्वियसली यू ऑल नो, सब जानते हैं कि मैग्नेट के बाहर से क्या, नॉर्थ की डायरेक्शन से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, है ना, है ना। जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके गए, जैसे ही फैराडे साहब इस मैग्नेट को, इस चुंबक को इस लूप के पास लेके गए, तो आपको पता है इस लूप में से क्या निकली, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, मतलब कुछ फ्लक्स आया, फ्लक्स बदला, पहले फ्लक्स 0 था, फ्लक्स में बदलाव आया। जैसे ही फ्लक्स में बदलाव आया, क्या दिखा, क्या दिखा, यहाँ गैल्वेनोमीटर जो था वो राइट तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, गैल्वेनोमीटर में विचलन आ गया, डिफ्लेक्शन आया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि वहां पर कुछ विद्युत धारा, करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसको जरा एक बार हम लोग इसकी मदद से देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक एप्रेटस दिख रहा है, मैग्नेट है हमारे पास कॉइल है, और कॉइल से देखो यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है बल्ब, मैंने कहा बल्ब लगा लो या फिर कोई गैल्वेनोमीटर लगा लो, ठीक है। अब ये मैग्नेट को अगर हम इसमें से, अभी देखो यहाँ कोई बल्ब नहीं चल रहा, कुछ नहीं है, और देखो कॉइल कहीं भी बैटरी वगैरह से किसी से कनेक्टेड नहीं है, कहीं बैटरी से नहीं जुड़ी, कुछ नहीं है, मतलब बल्ब, किसी बल्ब में हम अलग से कोई करंट नहीं दे रहे, बस एक मैग्नेट है हमारे पास। उस मैग्नेट को जैसे जैसे देखो हम अंदर लेके जाएंगे तो बल्ब चलना शुरू होगा, है ना। अगर हम इस मैग्नेट को इसमें छोड़ देते हैं, ये दिमाग में आएगा ना, अच्छा अंदर जाने से जल रहा है बल्ब, तो छोड़ देते हैं अंदर, चलता रहेगा, नहीं, अंदर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोला क्या अपने लॉ में कि जब जब EMI का मतलब ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ही यही है कि जब जब किसी कॉइल में, किसी कुंडली में से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चेंज होगा, तब तब वहां पर एक EMF या कह लो करंट इंड्यूस होगा, यानी प्रेरित होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने की कहानी है। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, जरा देख भी लेते हैं, ये देखो, ये फील्ड लाइंस है, ये देखो फील्ड लाइंस अंदर गई, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, बल्ब जला। अब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदल रहा, बल्ब नहीं जल रहा, फ्लक्स बदला, बल्ब जला, फ्लक्स बदला, बल्ब जला। जब जब फ्लक्स बदलेगा तब तब बल्ब जलेगा, है ना, है ना। रख दोगे वहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स सेम हो गया। फ्लक्स कांस्टेंट होते ही, फ्लक्स नियतांक होते ही बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। यही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी थी शुरुआत में। अगर हम दो कॉइल जैसे ले लें, तब भी देखो उसमें भी हो सकता है, इस कॉइल में तो देखो कम ग्लो आ रहा है, इस कॉइल में ज़्यादा ग्लो आ रहा है, इस कॉइल में कम ग्लो आ रहा है, इस कॉइल में ज़्यादा ग्लो आ रहा है। दोनों में अंतर क्या है, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न से भी देखो ज़्यादा, है ना। अभी देखो वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हो आप, वोल्ट मीटर की डायरेक्शन ये भी लगा सकते हो। इसको रिवर्स कर दें, साउथ आगे कर दें, नॉर्थ पीछे कर दें, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो ये एक तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक आपने प्रोसेस देखा, ठीक है। तो हुआ क्या, जब नॉर्थ पोल को फैराडे साहब इसमें से लेकर गए, ठीक है, इस लूप में से, इस कुंडली में से जब अंदर वो लेकर गए, तब यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और
गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है। और जैसे ही इसको जब ये पीछे लेकर गए, वापस लेकर गए, v वेलोसिटी से वापस लेकर गए, पीछे लेकर गए, तो क्या हुआ, पीछे ले जाने पर भी गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन हुआ और करंट की डायरेक्शन तुरंत ही बदल गई, चेंज हो गई। विद्युत धारा की दिशा भी विपरीत हो गई, मतलब बार बार करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जब जब हम मैग्नेट को आगे पीछे चलाते हैं तो मैग्नेट को अंदर ले जाने और बाहर ले जाने में करंट की डायरेक्शन भी बार बार रिवर्स होती है, ठीक है, ओके। ये हुआ। अगर हम वेलोसिटी को 0 कर दें, मतलब मैग्नेट को वहीं रख दें, चलाएं ही ना, भले ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई भी विचलन नहीं आएगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा।